हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम शुरू कर रहे हैं रेलवे के लिए एक नई श्रृंखला। और इसमें हम जो मेन टॉपिक होते हैं रेलवे के एग्जाम में, जो सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन टॉपिकों को एक वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो कुछ टॉपिक जैसे अभी आज हमने पहली क्लास के लिए यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण पहला टॉपिक है, फिर कार्य, इंसुलिन, लिगामेंट, तंत्रिकाएं क्या होती हैं, ताप के पैमाने, ऊष्मा, श्यानता, पृष्ठ तनाव, एंजाइम और पोषक तत्व। आज हमने ये 12 टॉपिक लिए हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। एक एक करके इनके बारे में जो भी जानकारी है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और पूरे 12 टॉपिकों को हमें कवर करना है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण के बारे में तो प्रकाश संश्लेषण सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे, प्रकाश संश्लेषण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस इसका मतलब ये हो गया पेड़ पौधों की जो भोजन बनाने की क्रिया है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है, फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक तत्व क्या है, यानी पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। तो 4 तत्व होते हैं जिनकी सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएंगे। तो पहला CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसकी आवश्यकता होगी। दूसरा अगर हम देखें तो जल यानी H2O, इसकी आवश्यकता होगी। तीसरा अगर हम देखें पर्णहरित या क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जिसको क्लोरोप्लास्ट भी बोल सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और चौथा अगर हम देखें तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। इन 4 चीजों की आवश्यकता होगी पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब ये भोजन बनाते हैं तो उसके लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है तो ऑप्शन में रखता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन में रखता है ऑक्सीजन, यानी ये नहीं होता है, क्योंकि पेड़ पौधे तो खुद ये तो हमें देते हैं तो उनको ये ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो ये ऑप्शन में होता है। तो इसका आंसर अगर होगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो उसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन यानी O2, है ना। अब इसका रिएक्शन पूछा जाता है पेपर में। तो रिएक्शन अगर हम देखें तो 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O यानी जल, और क्रिया करने के लिए एक तो होना चाहिए इनके पास पर्णहरित, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल। और दूसरा अगर हम देखें तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। और बन के क्या आएगा C6H12O6 यानी ग्लूकोज हो गया, प्लस यहाँ पे जो बनेगा 6O2 यानी ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन ये आएगा कि क्लोरोफिल की जो क्रिया होती है उसमें क्या मुक्त होता है। तो क्या मुक्त होता है, तो एक तो यहाँ पे ग्लूकोज बनता है या ग्लूकोज, एक हम बोलेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मुक्त होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि पेड़ पौधे अपने अंदर भोजन का स्टोरेज किस रूप में करते हैं। तो ये जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज इसी का जो है पॉलीसैकेराइड रूप होता है, पॉलीसैकेराइड जटिल रूप, जिसको हम बोलते हैं स्टार्च, स्टार्च या मंड। तो ग्लूकोज को जब वो अपने अंदर जमा कर लेते हैं पेड़ पौधे, तो उसी को बोलते हैं स्टार्च या मंड। तो भोजन पेड़ पौधों में स्टार्च या मंड के रूप में जमा रहता है। एक क्वेश्चन अगर हम ये देखें, प्रकाश संश्लेषण जो है क्रिया, इसकी खोज किसने की थी। तो जॉन इंगल, जॉन इंगल करके आता है, इन्होंने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की खोज की थी, है ना, जॉन इंगल या इंगल करके भी हम लिख सकते हैं, इंगल या इंगल करके। तो ये तो रहा प्रकाश संश्लेषण के बारे में। क्वेश्चन ये भी आएगा, जैसे प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों के किस भाग से होता है। जो हरे भाग होते हैं, मुख्य रूप से जो पत्तियां होती हैं, लीव्स जो होती है, लीव्स पत्तियां, इसी वजह से पत्तियों को प्लांट ऑफ द किचन, है ना, इनका हम बोल सकते हैं रसोई घर, रसोई घर है ये पेड़ पौधों का।
याद रखना है प्रकाश संश्लेषण के बारे में किसने बताया, किसने खोज की, तो जॉन इंगल या इंगल करके आ सकता है। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है क्या, ऑक्सीजन, और जो भोजन बनाने के लिए आवश्यक तत्व है वो 4 हैं, CO2, जल, हरित और सूर्य का प्रकाश। और रिएक्शन याद रखेंगे यहाँ पे इस तरीके से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है जो पेड़ पौधों में स्टार्च के रूप में जमा होता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो ये हो गया हमारा प्रकाश संश्लेषण वाला टॉपिक। अब दूसरे पे चले कार्य। तो कार्य को अगर हम देखें, कार्य के बारे में क्वेश्चन आएगा। कार्य अगर हम देखें तो कार्य पहले तो अगर हम बात करें इसका मात्रक क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है W बराबर F इंटू डी। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, ये इसका सूत्र होता है। तो हम इससे अगर मात्रा निकालेंगे तो बल का मात्रा क्या हो गया न्यूटन, और इनटू विस्थापन का मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर। एक मात्रक और होता है कार्य का, जैसे हम बोल सकते हैं जूल, जूल भी कार्य का मात्रक होता है। कार्य कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का कार्य होता है। एक बोलेंगे हम शून्य कार्य, दूसरा धनात्मक कार्य, और एक हम बोलेंगे ऋणात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य। अब कब कब होगा ये, तो शून्य कार्य कब होता है जब थीटा का मान 90 डिग्री हो। धनात्मक कब होगा जब थीटा का मान 0 डिग्री हो, और ऋणात्मक कब होगा जब थीटा का मान 180 डिग्री हो। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा, ऋणात्मक कार्य कब होता है जब थीटा का मान 180, धनात्मक थीटा का मान 0, और शून्य कब होता है जब थीटा का मान 90 है। कार्य से हमें इतना याद रखना है। तीसरा देखें इंसुलिन के बारे में। तीसरा अगर हम देखें इंसुलिन के बारे में, तो आपने सुना होगा अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में, पेनक्रियाज जिसको बोलते हैं। अग्नाशय की अगर हम बात करें तो इसी में कुछ कोशिकाएं होती हैं, यानी सेल, कोशिका। तो मुख्य रूप से अभी हम 2 सेल देखेंगे, कौन कौन सी हैं। एक तो है अल्फा सेल, अल्फा कोशिका, एक बीटा सेल। तो अल्फा सेल से जो हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं ग्लूकेगान, ग्लूकेगान, और बीटा सेल से जो हार्मोन्स निकलते हैं उसको बोलते हैं इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन। अब यहाँ पे बात ये करनी है, ग्लूकेगान क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है। तो हम यहाँ पे देखें इंसुलिन की पहले खोज हुई थी 1921 में, किसके द्वारा, वेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा, एवं बेस्ट के द्वारा इसकी खोज हुई थी। और 1923 में इन्हें चिकित्सा का नोबेल, चिकित्सा का नोबेल मिला इस खोज की वजह से। इंसुलिन का कार्य क्या होता है, तो जब कोई व्यक्ति जो है उसके ब्लड में ज्यादा शुगर हो जाता है, ज्यादा शर्करा हो जाता है, तो उसको कन्वर्ट कर देता है। ये किसमें कन्वर्ट करता है, यानी हम ये बोल सकते हैं इसका कार्य क्या है, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित, यानी ज्यादा ग्लूकोज ना हो हमारे शरीर में, इसको कंट्रोल करता है ये इसका कार्य इंसुलिन का है ना। कैसे करेगा, तो यह रक्त में जो ग्लूकोज होता है, रक्त में ग्लूकोज जो होता है हमारे, उसको बदल देता है। किस में बदलेगा, उसको किस में बदलेगा, तो उसको बदलता है ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन में बदलेगा। और ग्लाइकोजन की अगर हम बात करें तो ये जमा हो जाता है फिर हमारे यकृत में, यानी लीवर में। और जब शरीर में ग्लूकोज की कमी होने लगती है तो फिर से ये रक्त में आ जाता है। अब समझने वाली बात ये है, जो ग्लूकोज है इसको ग्लाइकोजन में जो बदल रहा है, ग्लाइकोजन में जो बदल रहा है वो तो कर रहा है इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन। और जब ग्लूकेगान जो ग्लाइकोजन है ये ग्लूकोज में जब बदलेगा तो इसको करेगा ग्लूकेगान, कौन सा हार्मोन, ग्लूकेगान। फिर से समझें,
जो ग्लूकोज है कहाँ पे, हमारे ब्लड में, उसको ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है इंसुलिन। और ग्लाइकोजन जमा कहाँ होता है, यकृत में। रेलवे में बहुत पूछा जाता है। और एक ऐसी शर्करा है जटिल, यानी पॉलीसैकेराइड, जटिल है ये। और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है ग्लूकेगान। तो ये हमने यहाँ से देखे। अग्नाशय के बारे में भी अगर हम देखें थोड़ा सा, तो यह मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि है, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि। मतलब क्या हुआ, मिक्स ब्लड, यानी इससे हार्मोन्स भी निकलते हैं और इससे एंजाइम भी निकलते हैं। इस वजह से इसको मिश्रित ग्रंथि कहा गया है। और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। पहली सबसे बड़ी ग्रंथि अगर हम देखें, पहली सबसे बड़ी ग्रंथि तो वो है यकृत। कौन सी है, यकृत। तो इस टॉपिक से इतना पर्याप्त है। अब आएंगे हम लिगामेंट, कंडरा के बारे में। अगला हम देखें लिगामेंट। लिगामेंट, इसको हम स्नायु भी बोलते हैं। तो होता क्या है, ये सीधे सीधे रेलवे की परीक्षा में आता है। तो जो हड्डी से हड्डी का जोड़ है उसको बोलते हैं, सिंपल सा, बस इतना याद रखिए। इसके बाद कंडरा। कंडरा क्या होता है, इसको टेंडन बोलते हैं अंग्रेजी में, टेंडन। तो ये होता है जब हड्डी से मांसपेशी जुड़ती है, हड्डी प्लस मांसपेशी, तो हम बोलेंगे कंडरा। सीधे सीधे शब्द पूछे जाते हैं। आगे अगर हम देखें इसमें, तो एक शब्द आता है उपास्थि। उपास्थि, जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, जैसे कोई हड्डी है, इस तरीके से हमने कोई हड्डी बना दी। अब इस हड्डी के ऊपर जो कवर चढ़ा रहेगा, इस तरीके से यहाँ पे जैसे हमने कवर लगा दिए, तो ये रबर के समान होता है। जैसे हड्डी दो कहीं जुड़ी हुई है तो उनकी फोल्डिंग में, मुड़ने में दिक्कत ना हो, तो ये रबर की तरह कार्य करता है। इसी को बोलते हैं उपास्थि। इसके घिसने से भी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, दर्द। और ये कब घिस जाता है, तो अधिकतम ये बुढ़ापे तक घिस जाता है। तो कार्टिलेज याद रखेंगे, हड्डियों के ऊपर जॉइंट पे जो कवर चढ़ा रहता है उसी को बोलते हैं कार्टिलेज या उपास्थि। तो हमने ये वाला भी टॉपिक इसमें कवर कर लिया। अब आ जाए तंत्रिकाएं। तंत्रिकाएं, तो इसको बोलते हैं, नर्वस सिस्टम में आता है ये तंत्रिकाएं, नर्वस सिस्टम। अब हमारे पूरे मानव शरीर में जो तंत्रिकाएं हैं, नर्व्स हैं, वो पूरे शरीर में फैली हुई है। इसकी इकाई पूछेगा, यूनिट क्या होती है, इकाई, तो याद रखेंगे न्यूरॉन। क्या होती है, न्यूरॉन। और ये सबसे ज्यादा मस्तिष्क में पाई जाती है। तो न्यूरॉन याद रखिए, पूरे शरीर में कहीं पे भी कोई टच करता है तो पता चल जाता है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखें, ये संकेत न्यूरॉन के द्वारा पहुंचता है। तो तंत्रिका, तंत्र की इकाई पूछे न्यूरॉन। अब हम यहाँ पे दो प्रकार की जो तंत्रिका है जो पेपर में आती है उनके बारे में बात करने वाले हैं। एक तो कपाल तंत्रिकाएं, कपाल तंत्रिकाएं, ये पूछता है कितने जोड़ी होती है। इनको बोलते हैं क्रेनियम नर्व्स, क्रेनियम नर्व्स। तो ये होती है 12 जोड़ी, 12 जोड़ी होती है। इस तरीके से जैसे हमने बना ली ये रीढ़ की हड्डी, इस तरीके से, और यहाँ पे इसके बाद ये बना लिया सिर यानी मस्तिष्क। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके अंदर एक तार इस तरीके से होगा रीढ़ की हड्डी में, इसको बोलते हैं मेरुरज्जु, अंग्रेजी में स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं इसको। अब इस तार को अगर हम देखें, एक तार यहाँ पे होगा जो मस्तिष्क है, दिमाग है, उसी में चेहरा, आंख, कान, नाक, वो सब इसमें जुड़े होंगे ब्रेन से। तो ये वाली तो हो गई कपाल तंत्रिकाएं, जो ऊपर गर्दन से यहाँ तक है, ये हो गई कपाल तंत्रिकाएं, ये हो गई कपाल तंत्रिकाएं। तो ये होती है 12 जोड़ी, इसमें चेहरा, आंख, कान, नाक ये सब आते हैं। 12 जोड़ी है, याद रखना। संख्या में पूछे तो डबल करना है, यानी संख्या में पूछेगा तो 24। मेरुरज्जु यानी स्पाइनल वाली तंत्रिकाएं देखें, मेरु तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं यानी स्पाइनल नर्व्स अगर पूछेगा, स्पाइनल नर्व्स कितनी होती है, कितनी जोड़ी होती है, तो इसका आंसर लगाना है 31 जोड़ी। ये होती है 31 जोड़ी। अब ये कहते हैं जो हाथ पैर हैं वो सब जुड़े रहते हैं दिमाग वाले से और
इस तरीके से कितनी हो गई 31 जोड़ी। मेरू तंत्र का पूछे 31 जोड़ी, कपाल पूछे तो 12। इसमें इतना ही पूछेगा, ज्यादातर इनसे क्वेश्चन आता है, ये संख्या पूछेगा या ये वाली संख्या पूछेगा, इन संख्या पे याद रखना। अगला हम देखते हैं ताप के पैमाने। ताप के पैमाने कितने, तो टेम्परेचर मापने के लिए ताप के पैमाने, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 पैमाने भी हम बना रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा यहाँ पे वो भी हमें देखना है। इस तरीके से हम 4 पैमाने बनाते हैं। पहला हम बना लेते हैं सेल्सियस, इसको नाम लिखा सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू और 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कुल भाग अगर पूछेगा सेल्सियस पैमाने में भाग कितने होते हैं, तो याद रखिए 100 भाग होते हैं, यानी इसमें से इसको माइनस करो 100 आएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो फारेनहाइट पैमाना, फारेनहाइट पैमाना ये 32 से शुरू होता है, 32 डिग्री फारेनहाइट, और ये 212 डिग्री फारेनहाइट तक होता है। इसमें होते हैं 180 भाग, 180 भाग। इसके बाद अगर हम देखें केल्विन पैमाना, ये है केल्विन पैमाना। इसमें अगर बात की जाए शुरुआत कहाँ से होती है, 273 केल्विन से 373 केल्विन तक। और चौथा देखें र्यूमर पैमाना, र्यूमर ये शुरू होता है 0 डिग्री र्यूमर से 80 डिग्री र्यूमर तक। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा समझे जरा। क्वेश्चन बनेगा जैसे नीचे वाले ये सब दे रखे हैं, ये जितने भी हैं नीचे वाले जो नंबर आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु। हिमांक बिंदु जिसपे बर्फ बन जाती है, पानी बर्फ बन जाता है, वो सब है ये हिमांक बिंदु है। तो अगर क्वेश्चन आए किसी पैमाने पर हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस है तो फारेनहाइट पैमाने पर कितना मान होगा, तो सीधे सीधे लगाना है। इसमें 0 है तो फारेनहाइट पे वो किसके समान होगा, 32 डिग्री। और केल्विन में पूछ लेता 273 केल्विन, र्यूमर में पूछ लेता 0 डिग्री र्यूमर। तो ये नीचे वाले सभी समान है, इस पे हिमांक बिंदु है, ये फ्रीजिंग पॉइंट। ऊपर वाले जो नंबर दे रखे हैं ये सब हैं बॉइलिंग पॉइंट, यानी ये सब क्वथनांक बिंदु है, क्वथनांक बिंदु जिसपे पानी उबलता है। तो सेल्सियस पे कितने पे उबलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर ये फारेनहाइट में पूछता तो 212, केल्विन में पूछता 373, र्यूमर में पूछता 80 र्यूमर। इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। भाग की बात की जाए देखो सेल्सियस में 100 भाग, फारेनहाइट में 180, केल्विन में कितने होते हैं, इसमें भी 100 भाग, और इसमें कितने होते हैं 80 भाग, है ना। इस तरीके ये भी पूछ लेता है। प्लस ये बोलता है सेल्सियस फारेनहाइट पैमाने कितने डिग्री सेल्सियस पर समान होते हैं, तो आप ये याद रखेंगे 40 डिग्री पर समान होते हैं, 40 डिग्री पर। कौन से, फारेनहाइट और सेल्सियस, ये दोनों 40 डिग्री पर समान होते हैं, याद कर लेंगे। वैसे सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है लेकिन अभी याद रखेंगे ना। इसी के साथ अगर हम देखें तो मानव शरीर का ताप, एक क्वेश्चन ये पूछता है मानव शरीर का ताप। मानव शरीर का ताप अगर हम देखें तो एक तो ये पूछेगा सेल्सियस में कितना होता है, तो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। फारेनहाइट पे 98.6 डिग्री फारेनहाइट, और केल्विन पे पूछे तो 310 केल्विन, इतना होता है 310 केल्विन। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो ये हमने यहाँ से कवर कर लिया। एक अब बात की जाए सूत्र की, तो सूत्र पूछता है, सूत्र कैसे निकालेंगे इसका। तो पहला ये देखें 0 डिग्री सेल्सियस, यानी सेल्सियस के अगर देखें तो कितने भाग हैं इसके, 100, तो 100 नीचे लिखना है। ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 32 से, तो f माइनस 32, और कितने भाग है टोटल 180। फिर यहाँ पे देखें तो कहाँ से शुरू हो रहा है, 273 से, तो k माइनस 273, और कितने भाग है इसमें 100, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब हमें इसको काटना है, तो अगर हम यहाँ से एक 0 हटा दें तो ये कितना बचा, c/10 बचेगा। तो इसको भी काट दो, ये 5 बार कट जाएगा, ये 9 बार कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, c/5 बराबर f माइनस 32/9, एक क्या बनेगा k माइनस 273/9।
ये सीधे सीधे इतना फॉर्मूला देगा। हमने इसमें न्यूमर को क्यों नहीं रखा, रखना चाहो तो रख लो न्यूमर को, लेकिन इन्हीं से फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछता है, इतना पर्याप्त है ना। बाकी देखो हमने यहाँ तक कवर कर लिया 7 तक, बाकी 8, 9, 10, 11, 12 तो वीडियो ज़्यादा बड़ा भी हो जाएगा और टॉपिक थोड़ा समझाना भी जरूरी है। इस वजह से ऐसा करेंगे, ये जो है अगली वीडियो में हम आपके लिए टॉपिक लेके आएंगे, ऊष्मा का स्थानांतरण, श्यानता, पृष्ठ तनाव, एंजाइम और पोषक तत्व, ये अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो बाकी जानकारी कैसी लगी उसका कमेंट कीजिएगा, और जो भी आपके सुझाव है वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं, और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे के लिए ऐसे टॉपिक हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।